तो इतिहास के क्विज की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज मौर्य साम्राज्य पर फटाफट एक नजर डालते हैं। देखते हैं कितनी तैयारी पक्की है। तो फिर तैयार हैं? यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह है असली ज्ञान की परीक्षा। चलिए मिलकर देखते हैं कि मौर्यों के बारे में हमें कितना पता है। अच्छा, तो किसी भी बड़े साम्राज्य की कहानी कहाँ से शुरू होती है? अक्सर एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चतुर इंसान से। तो चलिए जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पीछे वो असली मास्टरमाइंड कौन था। ठीक है, तो पहला सवाल। कहते हैं ना कि हर कामयाब राजा के पीछे एक बहुत ही शार्प दिमाग वाले सलाहकार का हाथ होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के केस में वो कौन था जिसने एक आम से लड़के को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया? और जवाब है कौटिल्य। जी हाँ, वही जिन्हें हम चाणक्य के नाम से बेहतर जानते हैं। एक ऐसा नाम जो आज भी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम माना जाता है। देखिए, कौटिल्य सिर्फ एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे, वो तो किंग मेकर थे। असल में उन्होंने ही चंद्रगुप्त को सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का राजा बनाया। कह सकते हैं कि उनकी जो नीतियां थीं वही इस पूरे साम्राज्य की असली बुनियाद बनी। और हां, कौटिल्य ने एक किताब भी लिखी जो आज 2000 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो सवाल ये है कि उनकी ये जो मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, ये आखिर है किस बारे में? देखिए, अर्थशास्त्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक राजा के लिए कह लीजिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। इसमें सब कुछ है। टैक्स कैसे वसूलना है, दुश्मनों की जासूसी कैसे करनी है, जंग कैसे जीतनी है। मतलब ये प्राचीन भारत की द प्रिंस थी, एकदम प्रैक्टिकल गाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौर्यों के सबसे महान और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स राजा की, अशोक। एक ऐसा सम्राट जिसने जंग की तलवार छोड़कर पत्थरों पर अपने मैसेज लिखवाएं। यहां एक थोड़ा मुश्किल सवाल आ रहा है। अशोक ने अपने शिलालेखों में, मतलब जो पत्थर पर लिखवाया, उसमें हमेशा अपना नाम अशोक इस्तेमाल नहीं किया। उनके दो खास नाम मिलते हैं। क्या हमें वो दोनों नाम याद हैं? हाँ, तो ज्यादातर शिलालेखों पर लिखा है देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका मतलब है देवताओं का प्यारा। लेकिन मस्की जैसी कुछ जगहों पर मिले शिलालेखों में उनका असली नाम अशोक भी लिखा मिला। और बस यहीं पर इतिहासकारों की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ गई। उन्हें पता चल गया कि ये दोनों नाम एक ही महान राजा के हैं। अब जरा सोचिए, ये सारे पत्थर पर लिखे संदेश तो थे, पर सदियों तक इन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये एक मिस्ट्री बने रहे। फिर एक स्कॉलर आए जिन्होंने इस कोड को क्रैक कर दिया और भारत के इतिहास का एक पूरा चैप्टर ही खोलकर रख दिया। कौन थे वो साहब? जेम्स प्रिंसेप। ये नाम तो बिल्कुल याद रखना है। 1837 में उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया और अचानक से मानो वो पत्थर बोलने लगे। सदियों बाद अशोक की आवाज फिर से सुनाई दी। ये जो दिख रहा है, ये एक असली अशोकन शिलालेख है। प्रिंसेप के काम से पहले ये सिर्फ नक्काशी वाला एक पत्थर था, लेकिन उनके काम के बाद ये इतिहास का एक जिंदा जागता सबूत बन गया, जो हमें सीधा अशोक के जमाने से कनेक्ट करता है। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसका मतलब है कि अलग अलग कल्चर एक दूसरे से मिल रहे थे। तो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में एक ऐसी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती थी जो बाकी भारत की स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग तरीके से लिखी जाती थी। कौन सी थी वो स्क्रिप्ट? खरोष्टी। और इसकी सबसे खास बात क्या थी? ये राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट के साथ मौर्य साम्राज्य के कितने गहरे कनेक्शन थे। तो ये सिर्फ एक लिखने का तरीका नहीं था, बल्कि उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का सबूत था। अच्छा, राजाओं और पत्थरों की बात तो हो गई। अब जरा हटकर देखते हैं कि साम्राज्य के अंदर जिंदगी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, समाज कैसा था। मतलब आम लोगों की जिंदगी कैसी चलती थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए हमारे पास दो जबरदस्त खिड़कियां हैं। एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमें एक इनसाइडर व्यू देता है, मतलब जो सरकार के अंदर था। और दूसरी है मेगास्थनीज की इंडिका, जो एक ग्रीक एम्बेसडर यानी एक आउटसाइडर का नजरिया है। जब दोनों को साथ रखकर पढ़ते हैं तब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो चलिए मेगास्थनीज की डायरी में झांकते हैं। उन्होंने मौर्य शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी डिटेल में लिखा है। उन्होंने शहर के जो मेन ऑफिसर होते थे उनके लिए एक खास ग्रीक शब्द यूज किया था। क्या वो शब्द याद है किसी को? एस्टिनोमोई। हाँ, एस्टिनोमोई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ग्रीक शब्द है। इससे हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज मौर्य सिस्टम को अपने ग्रीक रीडर्स के लिए ट्रांसलेट कर रहे थे
और ये इंडिया और ग्रीस के बीच के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को भी दिखाता है। अब जाहिर है इतने बड़े एम्पायर की इकोनॉमी भी बहुत तगड़ी होगी, और उस इकोनॉमी में ट्रेड गिल्ड्स यानी व्यापारियों के जो ग्रुप्स होते थे उनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन गिल्ड्स के जो लीडर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सार्थवाह। ये सिर्फ कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे, नहीं, ये समझ लीजिए कि प्राचीन भारत के सीईओज थे। बड़े बड़े कारवा लेकर चलते थे, पूरे के पूरे ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते थे और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी पावर थे। चलिए, अब एक ऐसा सवाल जो मौर्य समाज के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पुराने जमाने का समाज बहुत कंजर्वेटिव था, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ बड़े प्रोग्रेसिव कानून भी थे, जैसे कि ये सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ खास कंडीशंस में एक महिला तलाक ले सकती थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही आगे की सोच वाला कानून था। इससे पता चलता है कि मौर्य समाज जैसा हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ है कौटिल्य की एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ है अशोक का धम्म यानी नॉन वायलेंस का मैसेज। ये मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? एक एम्पायर जो जंग और स्ट्रैटेजी की नींव पर बना, वो अहिंसा के आइडियल को कैसे मैनेज करता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ फैक्ट से आगे सोचने के लिए मजबूर करता है। तो क्विज के लिए बेस्ट ऑफ लक।